सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के दूसरे वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए। तो आंसर होगा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जीत हासिल की है। तो याद रखना, फिलीपींस के अब नए प्रेसिडेंट कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है। अच्छा बताइए, बारबाडोस के भी फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मिया मोटली बनी है। और बारबाडोस के भी पहली प्रेसिडेंट कौन बनी थी? डेम सेंड्रा मैसन। वो नाम भी याद रखना। अच्छा, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? कैटलिन नोवाक बनी है। और अभी हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? विक्टर ऑरबाल। और सर्बिया के राष्ट्रपति बने थे अभी अलेक्जेंडर वुसिक। अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला। यहीं पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय भी यहाँ पे मिलेगा। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपके है कटक, उड़ीसा में। और आपको याद है, भारत से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश खरीद रहा है? तो वो फिलीपींस ही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा फिलीपींस। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ये अभी हुई थी मनीला, फिलीपींस में। और इसमें हमारी जो शटलर है पीवी सिंधु, उन्होंने ब्रोंज जीता है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये कहाँ पे दिया जाता है? मनीला, फिलीपींस में दिया जाता है। याद रखना। ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यूंग सुक योल ने। तो याद रखना, साउथ कोरिया के भी 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये यूंग सुक योल, इनका नाम है। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और आपको याद है, साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है, जो कि 2025 तक बन जाएगा बुसान शहर के तट पर। और अभी साउथ कोरिया ने ही दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अच्छा बताइए, एयर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बन गए? तो कैंपबेल विल्सन। तो अभी टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का एमडी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। ये विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ हैं वर्तमान में। एयर इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसके संस्थापक थे आर डी टाटा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन बने थे? एन चंद्रशेखरन बने थे। आप जानते हो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। ये सारे नए अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री बने। और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो आप सभी जानते हैं, अजीत डोभाल है। तो याद रखना ये नाम भी। साथ साथ जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव बजाज। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी हैं ये संजीव बजाज, जिन्हें अभी 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? टाटा स्टील लिमिटेड के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, उनका स्थान लिया इन्होंने। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बने अभी विजय सांपला। एसोचैम के अध्यक्ष बने सुमंत सिन्हा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने टी राजा कुमार। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। और अभी इसने यूनाइटेड अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के अभी जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनका निधन हो गया और अभी तीसरे प्रेसिडेंट बन गए। चलो बताओ कौन बन गए। हम बढ़ते आगे। बताइए, मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। आप लोगों को याद होगा, अभी मई में ही श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब यूनाइटेड नेशनल पार्टी के जो नेता है रानिल विक्रमसिंघे, वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे इससे पहले भी श्रीलंका के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलो मुझे आप ये बताओ, फिलीपींस के अभी प्रेसिडेंट कौन बने थे? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? रॉबर्ट गोलोब। और रॉबर्ट से एक और नाम है रॉबर्ट अबेला, ये माल्टा देश के प्रधानमंत्री बने। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। इसकी जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और प्रेसिडेंट अभी तो है गोतबाया राजपक्षे।
भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जलडमरू मध्य, उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। और हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं श्रीलंका के साथ में? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? तो आंसर होगा राजीव कुमार। तो अब राजीव कुमार को भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। और किन का स्थान लिया इन्होंने? सुशील चंद्रा का स्थान लिया। तो ये अभी तक चुनाव आयुक्त थे, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। क्या नाम है? राजीव कुमार। अच्छा, मन में प्रश्न आ रहा होगा, कौन से नंबर के बन गए? 25वें नंबर के बन गए। और कैसे याद करा था हमने इसे? भाई, चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है ये आपको पता ही है, 25 जनवरी 1950 को। तो 25 से ही याद कर लो, ये 25वें नंबर के बन गए हैं। और 25 जनवरी को इसलिए कौन सा दिन मनाते हैं हम? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। दो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से और बन जाएंगे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो एक का आंसर तो होगा सुकुमार सेन और एक का आंसर होगा वीएस रमा देवी। चलो बताओ, अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सुमन के बेरी। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम। और अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा बन गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना इसको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो फर्स्ट बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन है और अभी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये जो स्टेशन है ये घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये अब स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चार्ज करेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है तो दो प्रश्न आपको याद रखने हैं कि अभी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? गुरुग्राम में। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। और बताओ, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में एमएसएमई मंत्री जो हैं उन्होंने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। तो ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? खादी उत्कृष्टता केंद्र, जिसका भी उद्घाटन किया है दिल्ली में। किसने? हमारे एमएसएमई मंत्री। क्या नाम है? नारायण रणें। अब आप ये बताइए, एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी एमएसएमई मंत्रालय ने ही, आपको याद होगा, संभव योजना, स्वावलंबन योजना, एक समर्थ पहल और एक रैंप अभियान भी शुरू किया था। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला है? तो आंसर होगा वियतनाम। तो दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज ये वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बैक लॉन्ग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, या इसे व्हाइट ड्रैगन भी कहते हैं। आप इसे दूर से देखोगे तो पूरा व्हाइट कलर का ये है, इसलिए इसको व्हाइट ड्रैगन कहा गया। इसकी लंबाई 632 मीटर की है, जो कि एक विशाल जंगल के ऊपर लगभग 150 मीटर ऊपर स्थित है। और ये जो पुल है ना, ये चाइना में एक ग्वांगडोंग में जो अब तक का सबसे लंबा कांच का पुल था, जिसकी लंबाई है 526 मीटर, उससे भी लंबाई है, क्योंकि इसकी लंबाई 632 मीटर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 450 लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं, उनको तो ये संभाल सकता है। ज़्यादा आगे तो कोई गारंटी नहीं है। देखो, वियतनाम की बात करें तो कैपिटल इसकी हनोई है और वियतनामी डोंग इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री है फाम मिंग चिन। और आपको याद है 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये होंगे वियतनाम में। ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो आपको बताना है, मई 2022 में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। और अभी उन्होंने घोषणा की है कि कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों को मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। और इस प्रकार मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है देश का कौन सा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु सरकार ने इसको नाम दिया है विशेष पोषण योजना। और वैसे आपको बता दूं कि देश में मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका तमिलनाडु ही था। और अगर डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये जो मिड डे मील योजना है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो याद आना चाहिए आपको, प्रधानमंत्री पोषण योजना। यहाँ पे पोषण का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना।
वैसे जो मिड डे मील है ना, ये तो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नाश्ता कक्षा 1 से लेके 5वीं तक ही दिया जा रहा है। देखो, तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है और चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी आपको चेन्नई में ही मिलेगा। और ये जो मुख्यमंत्री है ना, एम के स्टालिन, इनकी अभी आत्मकथा आई थी, क्या नाम है उसका, उंग लिल ओरुवन। और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। तमिलनाडु का भी 38वां जिला मयिलादुथुराई बना था। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में ही मिलेगा। और तमिलनाडु से याद होगा, अभी इसने 14 अप्रैल को जो आप लोग डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हो ना, उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तमिलनाडु सरकार ने। और तमिलनाडु सरकार ने भी 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सीवुड पार्क बनेगा तमिलनाडु में ही। याद रखना ये सारी चीजें, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा रिलायंस। तो मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 अरब सालाना आय वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और आप जानते ही हो कि बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी ये नंबर 1 भारतीय कंपनी है। और अब $100 बिलियन के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भी पहली भारतीय कंपनी बन गई। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, मई 2022 में किस राज्य का मांगघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम का स्थान है, तो वहां पे है ये मांगघर गांव, और ये अभी देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। यहाँ पे 80% लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। और मधुमक्खी से आपको याद आएगा, KVIC ने प्रोजेक्ट हनी शुरू किया था, और KVIC ने ही भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की थी? ये गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। और बताओ, शहद की क्रांति को क्या कहते हैं? स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति कहा जाता है। और वैसे हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी आपको याद होगा, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और एक वर्ल्ड बी डे भी मनाते हैं हम, विश्व मधुमक्खी दिवस। वो कब मनाते हैं? 20 मई को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और जम्मू कश्मीर का पहला गांव बना है ज़ेरी, जिसे दूध गांव अभी घोषित किया गया था। और यहाँ पे दूध से आपको याद आएगा कि भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में ही। और गुजरात से याद आएगा, बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया था। अच्छा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। और सबसे ज्यादा ODF गांव में टॉप पे रहा तेलंगाना। ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ये कुछ गांव अभी न्यूज में थे, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इसमें टोटल 32 देश हैं, जिसमें से 27 तो जो नाटो के सदस्य देश हैं वही हैं, और 5 नॉन नाटो देश हैं। इसकी स्थापना ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ध्यान में रख करके 2008 में की गई थी। देखो, नाटो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1949 में। इसके 30 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 28 तो यूरोपियन देश हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकी देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वैसे नाटो का? राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। और नाटो के महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अभी आपको याद होगा, नाटो ने नाटो सदस्य ने कोल्ड रेस्पॉन्स नाम की एक्सरसाइज किया था नॉर्वे में, और नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नाम से एक एक्सरसाइज किया था, जो कि एक समुद्री अभ्यास था। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में किया था। और अभी नाटो ने ही लॉक्ड शील्ड नाम का एक साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन भी किया था। कहाँ पे? एस्टोनिया में, जिसमें टॉप पे रहा था फिनलैंड। ध्यान रखना ये भी, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, और लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी आपको याद होगा 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे हुए? फ्रांस में होते हैं ये। उसमें जूरी के सदस्य के रूप में दीपिका पादुकोण को अभी शामिल किया गया था।
और आपको याद होगा अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें पहला टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला था। दीपिका पादुकोण इनका नाम है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन को। तो पहले तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये अमेरिका में दिया जाता है, याद रखना। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। और अभी 2022 में 4 भारतीयों को ये दिया गया। तो उनमें से एक है दानिश सिद्दीकी और उनके 3 साथियों को ये मिला है। इन्हें कोरोना काल में जो मौतें हुई थी उनकी फोटो खींचने के लिए दिया गया। और इनमें से दानिश सिद्दीकी का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा तालिबान और अफगानिस्तान संघर्ष में इनका निधन हो गया था और हमने पढ़ा भी था, याद होगा आपको, दानिश सिद्दीकी का नाम। और वैसे इनको दूसरी बार ये पुलित्जर पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले 2018 में रोहिंग्या संकट को फोटोग्राफी के द्वारा बताया था इन्होंने, तब भी इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो अब आप देख लो, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे इनके अलावा जो इनके 3 साथी हैं उनके नाम भी सुन लो, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। उसके अलावा 2021 में वो कौन सी भारतीय थी जिनको मिला था ये पुलित्जर पुरस्कार? तो उनका नाम होगा मेघा राजगोपालन। अच्छा, ये तो हो गया पुलित्जर पुरस्कार। एक होता है प्रिट्जकर पुरस्कार, वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार उसको कहते हैं। और वो अभी किसको मिला था वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुरस्कार पाने वाले अभी पहले अफ्रीकी बने हैं। वो उनका नाम है फ्रांसिस केरे। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो आंसर होगा रामदरस मिश्रा को, उनके उपन्यास मैं तो यहां हूं के लिए। तो ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ममता बनर्जी को। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनको उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस साल साहित्य अकादमी के द्वारा शुरू किया गया ये पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया। और साल 2020 में कोलकाता पुस्तक मेले में ममता बनर्जी की ये कविता बितान पुस्तक है, इसको लॉन्च किया गया था। इस बुक में टीएमसी सुप्रीमो के द्वारा लिखित 946 कविताओं का संग्रह है। अच्छा, अभी आपको याद होगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को। वैसे जीआर राय का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है, वहां पे तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बनी थी ये। और हाँ, अभी ममता बनर्जी के ऊपर एक बुक लिखी थी ना, ममता बियॉन्ड 2021, उसको लिखा है जयंता घोषाल ने। ध्यान रखना नाम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बीवी दोषी को। तो भारतीय वास्तुकार हैं ये बालकृष्ण विठल दास दोषी। इनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूके के द्वारा दिया जाता है, जो कि वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान में से एक है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार भी मिल चुका है। और प्रिट्जकर पुरस्कार तो आप जानते ही हो, आर्किटेक्चर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। तो अब प्रिट्जकर पुरस्कार और ये रॉयल गोल्ड मेडल, ये दोनों पाने वाले ये एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं, इसीलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इनको 1976 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2020 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलो बताओ, भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला था? चारुदत्त मिश्रा को मिला था हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। और कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला था किशोर कुमार दास को। और ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया था बबीता सिंह को। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी और लेखक हैं ये डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, जिनको 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। और ये जो पुरस्कार है ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आध्यात्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, या यूं कह दीजिए जिनका कार्य विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो मिलती है $1.5 मिलियन। अच्छा, पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला और कब मिला? 1973 में मिला था मदर टेरेसा को, इसलिए मैंने आपको बताया।
और अभी का मिला है डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को। आप जानते हो अभी प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? फ्रांसिस कैरे बने थे। अच्छा, आपको लगेगा बार बार, अभी तो कुछ देर पहले मैंने ये आपको रिवाइज करवाया था। बार बार कराऊंगा, हर बार कराऊंगा जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवाऊंगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक आप लोग क्रेक एग्जाम चैनल से पढ़ते रहोगे मैं आपको रिविजन करवाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन नहीं करोगे आप चीजों को भूल जाओगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है जिसे कहते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये 2022 का किसे मिला? प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? एम्बर ब्रैकन को। उनकी फोटो जिसका टाइटल है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वे क्या थे? वे संतूर वादक थे। तो याद रखना, भारतीय संतूर वादक थे ये पंडित शिव कुमार शर्मा, और अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में और पद्म विभूषण मिला था 2001 में। उन्हें संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। और आपने पढ़ा है पंडित बिरजू महाराज का नाम, ये कथक नृत्य से इनका संबंध था। इनका भी निधन हो गया। लखनऊ घराने से संबंधित थे ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? यूरी एवरबक। ये रशिया के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, यूरी एवरबक इनका नाम था, लेकिन अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। अच्छा, काने तनाका का नाम आपको याद होगा। सबसे उम्रदराज महिला थी, ये जापान की थी। 119 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और अगर आपसे पूछे कि अब इनके बाद दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा सिस्टर एंद्रे। ये फ्रांसीसी नन है सिस्टर एंद्रे, जो कि अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई। इनकी उम्र 118 वर्ष है। अच्छा, HIV के सह खोजकर्ता थे ल्यूक मॉन्टेग्रियर। इनका भी निधन हो गया अभी। तो ये नाम भी चर्चा में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? लियोनिद क्राउचुक। तो अभी 88 वर्ष की आयु में लियोनिद क्राउचुक का निधन हो गया। उन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी बढ़ती रैंकों के साथ क्राउचुक को विची फॉक्स के रूप में भी जाना गया। देखो, यूक्रेन की बात कर लें पहले, तो इसकी कैपिटल कीव होती है, करेंसी है रिवेनिया, प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। और अभी अगर पूछा जाए कि दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हुआ था, जो कि रशिया के ग्रैंड मास्टर थे, अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? यूरी एवरबक। और HIV के सह खोजकर्ता थे ल्यूक मॉन्टेग्रियर। इनका भी निधन हो गया। और दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थी इलीन एश। इनका भी निधन हो गया। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, अभी ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका भी निधन हो गया। ये अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक भी थे। इन्होंने 2004 से यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पद संभाला था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम। अच्छा, डेली अगर करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आप देखते होंगे तो हमने पढ़ा था अभी यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर आपको उनका नाम बताए तो बताइए। हम अपॉइंटमेंट वाला जो क्वेश्चन देखेंगे वहां पे उसको पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हर साल राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। तो इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके अलावा इस दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण भी किया गया था और भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। अच्छा, थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और हमारे वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और नेशनल साइंस डे और वर्ल्ड साइंस डे भी आप याद रखो। नेशनल साइंस डे तो आप जानते ही होंगे 28 फरवरी को, और वर्ल्ड साइंस डे ये 10 नवंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को।
तो ये जो दिन है ये हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर के घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी और इसी कारण से उन्हें लेडी विद लैंप भी कहते हैं। अच्छा, बात करें इस बार की थीम क्या है, तो थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड। इतनी सी आप याद रखो, वैसे तो थीम लंबी है, पूरी आपको बताएं तो नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। लेकिन आगे का ये याद रखना, आपको याद रखने में आसानी रहेगी, नर्सेज अ वॉइस टू लीड। और नर्स से याद आएगा डॉक्टर, डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे हम मनाते हैं 1 जुलाई को, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं कौन, जेपी दलाल, उन्होंने ये चारा बिजाई योजना को शुरू किया है। अब इसमें होगा क्या, यदि कोई किसान गौशाला के पास में 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। 2022 में जो और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये 2021 में नहीं होकर के 2022 में हुआ। कहाँ पे, हरियाणा के पंचकुला में, जिसका मैस्कॉट है धाकड़, जो कि एक गाय है। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने ही रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। और हरियाणा ने ही ई अधिगम योजना को भी शुरू किया जिसमें वो छात्रों को टैबलेट बांटेंगे, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, फिर बताइए हाल ही में रेल टेल ने कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा 100। तो अभी मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट रेल टेल ने 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया। देखो, प्रश्न बन सकता है प्रधानमंत्री वाणी योजना की फुल फॉर्म बताओ, तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो प्रधानमंत्री वाणी ये दूरसंचार विभाग का एक कार्यक्रम है जो देश भर में ब्रॉडबैंड के उपयोग और उसके प्रसार को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। तो आप वाई डॉट नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से वाईफाई नेटवर्क का उपयोग कर पाएंगे फ्री में इसके रेलवे स्टेशनों पे। देखो, रेल टेल के सीएमडी कौन है, पुनीत चावला है। अच्छा, 100 नंबर से आपको याद आएगा, अभी 100वीं स्मार्ट सिटी बनी है शिलोंग, मेघालय की कैपिटल है। 100वां हर घर जल वाला जिला बना है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। देश का 100वां यूनिकॉर्न बना नियो बैंक ओपन। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कहां पर लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा जाएगा, तो आंसर होगा अयोध्या। तो अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा जाएगा। अभी आपको पता होगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर जी के नाम पे ही एक संगीत अकादमी और एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इन्हें भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये मिला था सन 2001 में। और किस देश ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, तो फ्रांस ने दिया था। उस सम्मान को क्या कहते हैं, लीजन द ऑनर अवार्ड, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए अभी किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन सुविधा शुरू की है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस लेकर के आया है जिसका नाम है एक्सप्रेस कार लोन। जिसके तहत होगा क्या, चाहे आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हो या न हो, आपको 30 मिनट में कार लोन मिल जाएगा इस सुविधा के तहत। लेकिन ये जो सुविधा है अभी केवल 4 व्हीलर पर ही उपलब्ध है। देखो, एचडीएफसी बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वैसे अभी आपको याद होगा इंडिसेंट बैंक के बारे में, इसने साइलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता था। और बताओ अभी किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया, तो आईसीआईसीआई बैंक। और अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को किसने लॉन्च किया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, अच्छा बताइए द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा प्रकाश सिंह ने। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इसको लॉन्च किया है।
और इसको लिखा है नई दिल्ली के पूर्व आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी चंद्रचूड़ घोष ने एक बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। बुक का नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। और अभी ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा है जयंता घोषाल ने। और अभी प्रेम रावत ने एक बुक लिखी है हियर योरसेल्फ नाम से। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा इस्तांबुल में। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये 12वां संस्करण है जो कि टर्की के इस्तांबुल में शुरू हुआ। और इसमें रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से ज्यादा मुक्केबाजों ने पार्टिसिपेट लिया। अच्छा, IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड हैं उमर क्रेमलेव। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा के राखी गढ़ी में, जो कि एक सिंधु घाटी स्थल है, अभी वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। और यह हरियाणा के राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। क्या क्या मिला यहाँ पे? तो कुछ घरों की संरचनाएं हैं, एक रसोई परिसर मिला है, एक 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री खोजी गई है जिसमें पता चला कि ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा होगा। यहाँ पे तांबे और सोने के आभूषण भी मिले हैं जो कि हजारों सालों पुराने हैं। अच्छा, इसी तरह से एक पुरातात्विक स्थल है, या यूं कह दूं हड़प्पा कालीन स्थल है, धोलावीरा उसका नाम है। ये चर्चा में क्यों था? वैसे बताओ ये है कहाँ पे? ये गुजरात में है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले 39 नंबर की बनी थी रामप्पा मंदिर, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा ये तो आप ही बताओगे। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1861 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यापति, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंगम को। याद रहेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस लगाते रहना। और अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू।